उस समय विद्यार्थी 101 बैठे थे क्लास में, है ना, स्कूल लेक्चरर का बैच था। अब एक विद्यार्थी इसके सामने देख रहा है, दूसरा इसके सामने देख रहा है। 15 मिनट में उनके चेहरे की हवाइयां यूं उड़ी हुई सी लगी मेरे को। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारी तकलीफ क्या है? बोला सर हमने एडमिशन लेते हुए समय एक बात बोली थी। मैंने कहा क्या बोली? कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को जितेंद्र चारण से पढ़ना है। मैंने कहा यार जितेंद्र चारण तो जोधपुर चला गया, यहां है ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारा देखा हुआ है जितेंद्र चारण कैसा लिखता है? तो देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर वाले लोगों ने कहा कि यार आदमी ढंग का है, उसी से पढ़ना, है ना। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर मैंने ही यहां शुरू किया था, अब उसमें कुछ साथी मिल गए होंगे। तो मैंने कहा तुमने कभी देखा ही नहीं? तो कि नहीं देखा। तो कि अगर मैं जितेंद्र चारण हो जाऊं तो? मैंने कहा मैं लिख के लाऊं क्या मेरे माथे पर मैं ही हूं जितेंद्र चारण? उन्होंने मतलब ऐसी आबो हवा, मतलब इमेज ऐसी बना रखी होगी कि जितेंद्र चारण तो कोई बुढ़ा सा आदमी होगा, जिसके बाल सफेद होंगे, वो कोट पैंट पहनकर क्लास में आएगा, और वो होगा जितेंद्र चारण। अब क्या करूं मैं, कैसे लोगों को समझाऊं? ये घटनाएं आमतौर पर घटित होती रहती है। तो इसलिए तुम्हारे भी दिमाग में कुछ ऐसी हो ना तो बता दो। और पहले पहले दिन तो तुम्हारे को भी लगा ही होगा, क्योंकि पहले तुमने भी कभी देखा नहीं है। देख लिया था क्या? हाँ, यहाँ रोते फिरते देख तो लिया ही होगा, क्योंकि मैं सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ता ही रहता हूँ, है ना। लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी आप वाले आरएस फाउंडेशन वाले, जब शाम वाला बैच आता है ना, तो मैं आरएस प्री का बैच शुरू किया शायद हमने पिछले मंडे को ही, तो उसमें पहली क्लास मेरी थी। तो मैं जाता हूँ तो यहाँ आरएस फाउंडेशन वाले खड़े रहते हैं, B2 वाले। मैंने कहा ना मैं फाउंडेशन में पहला बैच है जिसमें ये क्लास ले रहा हूँ, अभी सारे बाकी पढ़े हैं जिनमें राजस्थान की पॉलिटी पढ़ा नहीं बाकी है। तो वो बच्चे देखते हैं, तो कभी मैं कल एक शायद परसों सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वो फाउंडेशन के बच्चे 3-4 आए दौड़ते दौड़ते, मैं उतर ही रहा था, दो इधर ने, एक ने तो इधर से धक्का दिया मेरे को, एक ने इधर से दिया। मैंने सामने देखा, बोलूं क्या, पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है वो थोड़ा ही जानता कि मैं मास्टर हूं। मैंने धक्का सहन करके मैं चला गया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई, तू दे धक्का, और तो क्या है, तेरी क्लास लगे तब तक तो तू धक्के दे, लगने के बाद तू कुछ नहीं बोलेगा, ये भी गारंटी है ना। तो कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है ना। और परसों नहीं 2-4 दिन पहले तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, एक ने कहा चलना जल्दी। मैंने कहा भाई चल रहा हूं यार, रुक जा यार। अब क्लास असिस्टेंट पीछे पीछे भागता आता है, तो उसको कुछ समझाता है, उससे पहले वो तो धक्का दे देता है ना। फिर मैं उसको कहता हूं क्लास, अब इसको डांटने से क्या फायदा बता, इसने तो अपने घटनाक्रम जो था वो घटित कर दिया, अब इसको डांटेगा बेचारे को तो भी वो तो कहेगा मेरे को क्या पता ये मास्टर है ना। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, करे क्या बताओ। लिखो, लिखेगा अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 में लिखो। हाँ, मैं एक दिन, ये मैडम ने कहा कि कोट वोट पहन के आया करो, मेरे क्या एक दिन पड़ा था घर पे 3-4 दिन, वो पहले क्या सर्दी का मौसम चल रहा है, हाँ, सर्दी में मैंने कहा एक दिन मैं भी पहन के चला जाऊं। गया 10 मिनट तो मैंने क्लास ली उस कोट में, उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा आज के बाद जीवन में नहीं पहनूं। वो पहनने के बाद क्लास ही नहीं ली जाती मेरे से, रियल की कंडीशन है। अपने तो वही सिस्टम है अपने, बस है ना, सादा रहन सहन ही पसंद है, आबो हवा पसंद नहीं है हमको, है ना। और उसमें अगर पहन के भी आ जाऊं ना, तो तुमको जो मेरे भाव व्यक्त करने, वो मैं खुद मतलब अजीबोगरीब स्थिति में रहता हूं। वो 15 मिनट मेरे को आज तक पता है, मैंने जीवन में ही 8 साल में ही 15 मिनट क्लास ली कोर्ट में, 15 मिनट, और उसमें भी उतार के उसी में फेंक दिया। मैंने कहा जाने दे यार, ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं तुमको, है ना। तो मैडम क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सीढ़ियों में कोट पहन के घूमूं और फिर उतार के फेंक दूं। लिखो, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है धक्का देने से, है ना। उसका भी मन राजी है, और फिर वो पढ़ाने जाऊंगा तो फिर वो सोचेगा तो सही ना कि इस आदमी के धक्का दिया हुआ है मेरे का, है ना। लिखो, अनुच्छेद 210 में लिखो विधानमंडल की भाषा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल की भाषा। लिखिएगा, भाषा में एक लाइन लिखना, विधानमंडल की भाषा विधानमंडल की भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है।
हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। नेक्स्ट लिखना, अगर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहे तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेना जरूरी है। अध्यक्ष या सभापति से क्या करना जरूरी है? अनुमति लेना। कौन सी भाषा में बोलने के लिए? मातृभाषा में बोलने के लिए। पर लाइन बदल के एक और बात लिखना, वो लिखना, मातृभाषाएं वे ही भाषाएं मानी जाएगी जिनका उल्लेख अनुसूची नंबर 8 में हो। जिनका उल्लेख कौन सी शेड्यूल में हो? 8, अनुसूची नंबर 8 में। और अनुसूची नंबर 8 में आज की तिथि भाषाएं कितनी बताओ? 22 भाषाएं। मूल में कितनी थी? 14। पहली जुड़ी 21वें संशोधन से, कौन सी? सिंधी। 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 3 भाषाएं जुड़ी थी, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर 92वें अमेंडमेंट से कितनी जुड़ी? 4, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। और बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली जुड़ते ही संख्या कितनी हो गई? 22। आज की तिथि भाषाएं कितनी है? 3 भाषाओं के लिए लगातार मांग चल रही है, आपको बताऊंगा। 3 भाषाओं के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। और वो संघर्ष किस किस के लिए? तो राजस्थानी, एक भोजपुरी और एक बोटी। कौन सी भाषा? बोटी। बोटी भाषा बोली जाती है लद्दाख में, ठीक है। और वो बोटी भाषा के लिए भी लगातार संघर्ष चल रहा है। हो सकता है मोदी जी की प्रायोरिटी बोटी पर है। इन दिनों लद्दाख को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना। आपसे कई बार पूछ भी लिया जाता है कि अगर पहले तो ये बताओ कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म करने की कहां आवश्यकता थी? पहला कारण। दूसरा रीजन कोई आपसे ये पूछ ले, चलो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो लद्दाख को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? भाई 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए, वो तो समझ में आता है ना, कि विशेष प्रावधान थे, इनको कभी न कभी समाप्त करना ही था। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया? विशेष प्रावधान ही खत्म कर देते। और केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो लद्दाख को तोड़ा क्यों? क्या रीजन बताओगे? केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया? क्या उद्देश्य लगता है आपको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे? हाँ, सेना की शक्ति तो मैडम वैसे ही केंद्र के हाथ में थी, सेना की। लेकिन आप थोड़ा सा बोल जाते हैं ना, पुलिस। हाँ, ध्यान रख लेना, सेना की शक्ति तो जम्मू कश्मीर में इनके हाथ में थी, केंद्र के हाथ में। लेकिन आपको पता है कि धारा 370 के तहत जब तक विशेष प्रावधान थे ना जम्मू कश्मीर में, तब तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, आपने मौलिक अधिकार पढ़ रखे हैं ना, तो 35A नहीं पढ़ा था क्या? अनुच्छेद 35A, 35, अनुच्छेद 35 तक तो पढ़े थे ना मौलिक अधिकार में। 35 तो आपने पढ़ा। आर्टिकल 35 में क्या लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति केवल संसद में नहीं थे। लेकिन फिर जोड़ा होगा आर्टिकल 35A आपने। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 35A एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो बिना संशोधन के जुड़ा, बिना संशोधन के, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा इसके लिए। और 35A जोड़ा गया 1954 में, 1954 में। तत्कालीन राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने एक अधिसूचना जारी की, उसके माध्यम से जुड़ा आपका आर्टिकल 35A।
आपके तो 370 में सारे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर रखे थे, तो 35A में क्या लिखा फिर अलग से जोड़ के? आपको पता होगा आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के 3 खंड आप पढ़ते हो ना, 371, 372, 373। आज भी आप कहते हो 370 खत्म कर दिया, ये लाइन गलत है, ये लाइन ही गलत बोलते हो। 370 पूरा समाप्त नहीं हुआ है आज। 370 का पोर्शन नंबर 1 अनुच्छेद 370 एक आज भी जीवित है। 372 और 373 दोनों ही खत्म हुए हैं। 372 में जम्मू कश्मीर के लिए सारे विशेष प्रावधान है, और उन विशेष प्रावधानों में क्या कहा, एक लाइन बोली, 35A जोड़ने की कहां आवश्यकता पड़ रही, सुनना। 372 में क्या बोला, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। ये सारे विशेष प्रावधान आप जब लिखते हो ना, तो उसमें एक विशेष प्रावधान ये भी था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जम्मू कश्मीर का नागरिक मानने किसको? अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता तो देंगे, लेकिन नागरिक किसको माने और किस आधार पर नागरिकता दें इनको? तो फिर जम्मू कश्मीर के नागरिक को परिभाषित करने के लिए 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अधिसूचना जारी करके जोड़ा अनुच्छेद 35A, और 35A में जम्मू कश्मीर के नागरिक को परिभाषित किया। और 35A में क्या कहा, 1954 से ठीक पिछले 10 वर्षों से, 1954 में अनुच्छेद 35 से जोड़ रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, 1954 से ठीक पिछले कितने वर्षों से, 10 वर्षों से जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से क्या कर रहा है, निवास, उसकी संपत्ति है जम्मू कश्मीर में, उसका भवन और भूमि है जम्मू कश्मीर में, उसको हम जम्मू कश्मीर की क्या देंगे, नागरिकता। और आगे और लिखा, आज के बाद 1954 क्या लिख रहे, आज के बाद भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक आकर अगर जम्मू कश्मीर में नागरिकता लेने की कोशिश करे, वो कोशिश ही असफल होगी। किसी भी कंडीशन में हम उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे, है ना। अब सुनना, हाँ यही तो कह रहा हूं। आगे क्या लिखा, भारत में तो ये लिखा जा रहा है, अब देखो आप, भारतीयों के लिए तो क्या लिखा जा रहा है, 1954 के बाद किसी भी कंडीशन में उनको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन आगे क्या लिखा, और एक और कंडीशन डाली, क्या कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़की भारत के किसी भी बाहरी राज्य के लड़के के साथ शादी करती है, तो उस लड़की की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म, समाप्त मान ली जाएगी। लड़के को नागरिकता नहीं मिलेगी, लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई लड़की जम्मू कश्मीर वाले के साथ शादी करके बाहरी राज्य का नागरिक चाहे कि मैं जम्मू कश्मीर की नागरिकता ले लूं, नहीं, लड़की की नागरिकता खत्म। और आगे क्या लिखा, अगर जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ शादी करे, किसके साथ शादी करे, पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ शादी करे, और वो पाकिस्तान वाला लड़का जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेना चाहे, तो आवेदन करके पंजीयन करके नागरिकता ले सकता है। ये विशेष प्रावधान थे, सोचो आप, मतलब ऐसे प्रावधान थे जम्मू कश्मीर, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और आज तक, जब तक 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान थे ना, तब तक जब केंद्र की सरकार राज्यों को अनुदान देती थी ना, मतलब पैसा बांटती थी ना, तो अगर केंद्र को 100 रुपए बांटने पूरे भारत के राज्यों को, तो अकेले 40 रुपए किसके खाते में डाले जाते थे, जम्मू का, अकेले 40 रुपए एक राज्य को, और 60 रुपए पूरे बाकी वाले सभी राज्यों में 60 रुपए बंटते थे, और 40 रुपए अकेले किसके खाते में जाते थे। इतना बड़ा पैसा बर्बाद किया जम्मू कश्मीर पर, इतना बड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर पर, है ना। और इतने बड़े पैसे बर्बाद करने वाला व्यक्ति भी बातें कैसी कर रहा है, पाकिस्तान वाला चाहे तो नागरिकता ले सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर ऐसी एक बेगानी औरत के समान था, जो खाती अपना, पीती अपना, और मुजरा किसी और के सामने है। देखो आप, ये प्रावधान थे उनके। और अब क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी बाहरी राज्य के व्यक्ति नागरिकता नहीं ले सकता है, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास नहीं कर सकता है, स्थायी संपत्ति नहीं खरीद सकता है, स्थायी व्यापार नहीं कर सकता है, और जम्मू कश्मीर की नौकरियों में आवेदन नहीं कर। ये 35A में प्रावधान किया है। अब मेरे को बताओ कि आप 370 और 35A को खत्म करके आपको आज अधिकार तो दे दिया, अब सुनना, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया, आपको अधिकार दे दिया कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी निवास आज कर सकते हो।
जम्मू कश्मीर में स्थायी संपत्ति जाकर आज खरीद सकते हो। आप प्लॉट की रेट थोड़ी सस्ती चल रही है, खरीदना हो तो विचार बना देना। अभी सस्ती है, आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी रेटें। अभी सस्ती क्यों है? क्योंकि अभी बहस सा माहौल है। आज आपको कह तो दिया कि जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी संपत्ति खरीद सकते हो, लेकिन लोग खरीदने में इंटरेस्ट आज भी नहीं ले रहे हैं। आप कहते हो क्यों? अभी अभी की 4-5 दिन 10 दिन पहले की आपने घटना देखी होगी। एक हिंदू शिक्षिका की हत्या हुई, एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई, और लगातार ऐसी घटनाएं आज भी घटित हो रही है। अब मोदी जी का इरादा क्या है? मोदी जी का इरादा यह है कि ज्यादा से ज्यादा भारत के बाहरी राज्य के लोगों को प्रेरित करें और जम्मू कश्मीर में स्थायी संपत्ति खरीदवाएं, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास करवाएं। आप कहते हो उससे मोदी जी को क्या फायदा होगा? दूरदर्शी सोच है ना। क्या फायदा होगा? अगर जम्मू कश्मीर में भारत के किसी बाहरी राज्य का व्यक्ति जाकर स्थायी निवास करेगा, स्थायी संपत्ति खरीदेगा, तो वहां का आधार कार्ड बनेगा, वहां का वोटर आईडी कार्ड बनेगा, और वोटर आईडी कार्ड बनेगा तो वो हिंदू है, और हिंदुओं की बहुलता होगी तो मोदी जी को पता, वो तो वोटर हमारे पक्ष में ही आएंगे। मोदी जी अपना वोट बैंक जम्मू कश्मीर में बढ़ाना चाहते हैं, तो अब बाहरी राज्य के लोगों को जाकर स्थायी निवास करवाना चाहते हैं, और स्थायी निवास बाहरी राज्य के व्यक्ति अभी जाकर कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भय सा माहौल है। अब मोदी जी को पता है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अगर वहां पर स्थायी निवास करवाना है तो सबसे पहले तो हमारे को सहयोग चाहिए। किसका? पुलिस का, क्योंकि सेना तो कहां साथ साथ खड़ी रहेगी। स्थानीय पुलिस सबसे पहले हमारे को सहयोग चाहिए। और दूसरी बात, स्थायी निवास करने के लिए चाहिए जगह, भूमि, तो भूमि भी चाहिए। और अब मेरी बात सुनो, पुलिस और भूमि, आपने विषय का बंटवारा पढ़ा होगा केंद्र और राज्यों के मध्य। पुलिस और भूमि दोनों ही कौन सी सूची के विषय? राज्य सूची के। कौन सी सूची के? दोनों ही राज्य सूची के। अब मोदी जी को पता है कि मेरा मुख्यमंत्री अभी तो बनना है नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तो बीजेपी की सरकार बनने के कोई योग दिख नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? या तो महबूबा, या उमर अब्दुल्ला, या सज्जाद लोन, ये बनेंगे। और ये बनेंगे तो ये मरे ही नहीं चाहेंगे कि बाहरी राज्य का व्यक्ति आकर स्थायी निवास करे। ये मरे ही नहीं चाहेंगे कि वो उनकी व्यक्तियों की संख्या बढ़े, लोग बढ़े। और पुलिस और भूमि उनके नियंत्रण में रहेगी। तो पुलिस और भूमि की जब तक मोदी जी इनका हमारे साथ नहीं रहेगी कि हम स्थायी निवास का प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे कैसे? तो बोला अब क्या करें? बोला इन दोनों विषय को किसके नियंत्रण में लेना है? हमारे केंद्र के नियंत्रण में लेना है। तो क्या करें? बोला केंद्र शासित प्रदेश बना दो। आप कहते हो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश बनते ही पुलिस और भूमि दोनों ही केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की पुलिस जम्मू कश्मीर में कल के दिन भले ही सरकार किसी की बन जाए, उस मुख्यमंत्री का कहना नहीं मानेगी, अमित शाह का कहना मानेगी। भूमि आज मोदी जी के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर में। इन दोनों विषय को अब से कब्जे में लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना है। आज आप देख रहे हो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांगे कर रहा है। क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के कब्जे में नहीं है। दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सलूक करती है जैसे कोई आम नागरिक के साथ करती है। बेचारा अरविंद केजरीवाल धरना देता है केंद्र की सरकार के खिलाफ, तो पुलिस वाले अगले 5 मिनट में डंडा लेकर जाके और यूं डंडा देकर के कहते हैं 5 मिनट उठ जा। और पुलिस देखो आप, तभी तो आपने देखा होगा अभी अभी एक घटनाक्रम घटित हुआ आपकी आंखों के सामने कि पंजाब का भारतीय जनता पार्टी का नेता जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था, उससे दुखी हो गए अरविंद केजरीवाल। अब वो था पंजाब का लेकिन रह दिल्ली में रहा था, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर तू का करवा। पंजाब वाले मुख्यमंत्री को कहा, भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल एफआईआर करवा पंजाब में इसके खिलाफ, और इसको ठिकाने लाना है, लाइन पे लाना है। तो एफआईआर करवाई पंजाब में, और वो रह कहां रहा था? दिल्ली में। तो पंजाब की पुलिस आई उसको तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली में। दिल्ली की पुलिस नहीं भेजी क्योंकि दिल्ली से पुलिस अरविंद केजरीवाल के कब्जे में नहीं, करें क्या? बाकी एफआईआर तो दिल्ली में भी हो सकती थी क्योंकि वो रह तो दिल्ली में रहा है। एफआईआर दिल्ली में हो सकती थी, दिल्ली की पुलिस भी उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन करवाएं कैसे? दिल्ली की पुलिस तो किसके इशारे पर काम करती है? अमित शाह, और वो भाजपा का नेता है। तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली की पुलिस तो इसको गिरफ्तार कर नहीं सकती है ना। अब इसको अगर ठिकाने लाना है तो पंजाब में अभी हमारी सरकार है, और आपको पता होगा राज्यों में पुलिस किसके नियंत्रण में काम करती है? मुख्यमंत्री के। आज राजस्थान की पुलिस वही करेगी जो अशोक गहलोत चाहेगा। आपने देखा नहीं कि अमित शाह की रैलियां रुकवाता है अशोक गहलोत पुलिस को भेजकर? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अब अमित शाह की रैली रुकवा दी।
पुलिस वालों का अनुमति नहीं देंगे, होगा गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही दिल्ली में पुलिस अमित शाह के सर पर नाचती है। यह होता है केंद्र शासित प्रदेशों का फर्क। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पंजाब की पुलिस गई तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली में, लेकिन वो भाजपा का नेता अमित शाह को भनक लगी कि भाजपा के नेता को उठाया जा रहा है और दिल्ली से उठवाया जा रहा है। और आपको पता होगा कि जिस स्थानीय जगह पर रह रही है ना, वहां बाहर की पुलिस गिरफ्तार कर तो सकती है, लेकिन किसको सूचना देनी पड़ेगी? स्थानीय पुलिस को। अब पंजाब के पुलिस वालों की बड़ी मतलब एक परेशानी यह थी कि अगर दिल्ली के पुलिस वालों को सूचना दे दी ना, तो दिल्ली की पुलिस तो किसके इशारे पर काम कर रही है? अमित, ये मरी गिरफ्तारी नहीं करने देंगे। तो इन्होंने कहा इसको तो चोरी छुपे ही उठाया जाए। चोरी छुपे बिना दिल्ली की पुलिस की स्थानीय सूचना दिए तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब की पुलिस रवाना हो गई, पंजाब लेके जाने के लिए रवाना हुई। इतने में पता लगा अमित शाह को कि भाजपा को नेता को उठवा दिया दिल्ली से और लेकर पंजाब जा रहे हैं। तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस दिल्ली की पुलिस को फोन किया, हो कहां? बोला यहां है, तुम्हारे यहां से गिरफ्तार कर दिया, तुम कर क्या रहे हो? तुरंत पीछे गाड़ी लेकर रवाना हो जाओ। वो हुए पीछे रवाना, और बीच में आपको पता है दिल्ली से रवाना होकर पंजाब जाने बीच में हरियाणा तो आएगा, और हरियाणा किसका राज्य है? हाँ, बीजेपी वालों का, मनोहर लाल खट्टर है। सीधा अमित शाह ने फोन किया कि हरियाणा की पुलिस को भेज, ये पंजाब की पुलिस जा रही है, आगे गाड़ियां लगा के रुकवा, तब तक दिल्ली की पुलिस पीछे आ ही रही है। और वहां हरियाणा पुलिस में जाते ताऊ जी खड़े थे। हाँ, पंजाब वालों को कहां हाँ, और हमारे रास्ते से और हमारे नेता को गिरफ्तार करके दे रहा हूं। वहां से पीछे से सूचना आई है कि तुमने स्थानीय पुलिस को बिना सूचना दिए इसको उठाया, इसका मतलब इसका तो अपहरण किया तुमने, लेके कहां जा रहे हो? वो पीछे आ ही रहे हैं, रुको। उनको रोका, दिल्ली की पुलिस आई, तुरंत तेजेंद्र बग्गा को पंजाब वाली गाड़ी से उठाकर दिल्ली में ले गए और कहा कि मौत मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्यों, अगर पुलिस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के कब्जे में होती तो इतना नाटक करने की कहां जरूरत होती? बताओ, नहीं थी। तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और दूसरा प्रमुख कारण आप मेरे से यह भी पूछोगे कि फिर लद्दाख को तोड़ने की कहां आवश्यकता? चलो, जम्मू कश्मीर को तो केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया कि भूमि और पुलिस दोनों केंद्र को कब्जे में लेने थे। अब आपको पता, अभी मैंने एक लाइन बोली, क्या बोली? आज तक जम्मू कश्मीर पर अरबों रुपए बर्बाद किए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था ना, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लद्दाख के साथ इतना भेदभाव किया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज की तिथि में लद्दाख में क्या है? सरकारी स्कूल ढंग से नहीं है ही नहीं। आज की तिथि में लद्दाख में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, मतलब मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, अत्यंत पिछड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। तो आपके तो जम्मू कश्मीर के इस सरकार ने इतना पैसा लिया, तो किया क्या? लद्दाख का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं किया। कारण क्या? कारण क्या? लद्दाख में सबसे ज्यादा जनसंख्या है बौद्ध धर्म की, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पर जनसंख्या है सिख धर्म की, और तीसरे नंबर पर जनसंख्या है हिंदू धर्म की। मुस्लिम शून्य है। और इसलिए आपको पता है ना कि लद्दाख से जब भी विधानसभा की सीटें जीतते हैं वो बीजेपी वाले जीतते हैं। आज लद्दाख से जो सांसद है ना, वो बीजेपी का है, इनका नहीं है। और इनका नहीं है तो इनको तो नाराजगी हो जाती है, क्योंकि वो वोट इनको देते नहीं है, और नहीं देते तो उन्होंने विकास किया ही नहीं। अब मोदी जी को पता था कि लद्दाख इतने दिनों तक बेचारा परेशान, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, लोग विकास के लिए तरस रहे, है ना। और अब भी अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ रहा तो उनको पता है मोदी जी को, अभी भी हमारी सरकार तो जम्मू कश्मीर में अभी भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी स्थितियां विपरीत है। देख लेना आप, सरकार मोदी जी के स्पष्ट बहुमत से नहीं बनेगी। और अब भी अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ रहेगा तो ये तो भेदभाव करेंगे ही करेंगे। तो बोला करें क्या? बोला मोदी जी ने कहा लद्दाख का पहला प्रायोरिटी मेरी यही है, लद्दाख का डेवलपमेंट करना, विकास करना। बोला तो विकास करें कैसे? मोदी जी ने कहा लद्दाख को तोड़कर सीधा अपने हाथ में ले लो ना, दिक्कत क्या है, अपन करवाएंगे सीधा विकास। तो लद्दाख को तोड़ा और केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और अब आज का लद्दाख का पूरा प्रशासन कौन सी सरकार के हाथ में? केंद्र के हाथ में। और आपने देखा होगा 2019 में तो यह काम हुआ, पर फरवरी 2020 में जब मोदी जी ने बजट पेश किया तो एक ही बजट में एक ही जगह को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आवंटित करने का पहला उदाहरण लद्दाख है। 2020 वाले बजट में सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी, कितनी? 2 लद्दाख को। तो लद्दाख का डेवलपमेंट करने के लिए लद्दाख को तोड़ना पड़ा। लद्दाख में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए मोदी जी ने कहा लद्दाख के साथ जमकर भेदभाव हुआ है तो इसको तोड़ो और इसका डेवलपमेंट करवाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो जो तीसरी भाषा अभी मैं बोला ना, बोटी,
मोदी जी की पहली प्रायोरिटी है बोटी को मातृभाषा का दर्जा दिलवाने की। और देख लेना, ये तीनों ही भले ही संघर्ष कर रही है भाषा, बोटी सबसे पहले जुड़ेगी, क्योंकि मोदी जी इसको प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की सरकारों ने लद्दाख के लिए भाषा तक की मांग की नहीं की। देखो आप, कश्मीरी पहले से जम्मू कश्मीर में मान्यता प्राप्त भाषा है कश्मीरी, और आपको पता है डोगरी को और दर्जा दिलवाया हमने। तो जम्मू कश्मीर में तो आज की स्थिति में कितनी कितनी मातृभाषाएं, दो दो, और लद्दाख के लिए इन्होंने मांग ही नहीं की थी। क्यों? भेदभाव करना था। और इसीलिए मोदी जी ने कहा अब लद्दाख को तोड़ ही दिया तो बोटी की तरफ थोड़ा ध्यान दो। और उस लद्दाख का वो जो सांसद आया, आपने देखा होगा, बौद्ध धर्म का आदमी है, जिस दिन 5 अगस्त को वो 370 हटा, उसका संसद में भाषण सुनना आप, वो पूरा दुखड़ा रो रहा था बेचारा। ठीक है, अपने पूरी खतरनाक दास्तां बयां कर रहा था कि हमारे साथ कैसे भेदभाव किया इन्होंने इतने वर्ष तक। ठीक है ना, इसीलिए बोटी पहली प्रायोरिटी पर है। इसीलिए कह रहा हूं 3 भाषाएं जोड़ना संभावित है, वो ध्यान रख लेना। लिखो अनुच्छेद 211, 211 में लिखिएगा, विधानमंडल अनुच्छेद 211 में लिखना, विधानमंडल न्यायपालिका पर विधानमंडल न्यायपालिका पर किसी प्रकार की विधानमंडल न्यायपालिका पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 200। टीका टिप्पणी का मतलब समझ रहे हो ना, जब भी सत्र चलते हैं तो सत्रों के दौरान उस बिंदु पर चर्चा नहीं होगी जो बिंदु किससे जुड़ता है? न्यायपालिका पर। हाँ, लेकिन याद रख लेना, वैसे विधानमंडल तो कर ही नहीं सकता है, विधानमंडल तो वैसे भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि अनुच्छेद 211 और 212 संसद में भी ये काम करते हैं। एक बात और बता देता हूं आपको, जब आप संसद पढ़ो और अनुच्छेद 211 नहीं पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें संसद में भी लागू होती है। और ये कोई प्रावधान संसद के लिए अलग अनुच्छेद में भी नहीं है, ये भी बता देता हूं। अनुच्छेद 211 में मैंने विधानमंडल लिखा है ना, यहां पर दोनों में लिखा हुआ है कि ना तो संसद करेगा और ना विधानमंडल करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, वो संसद में अपवाद आता है। और वो कब आता है? मैंने एक लाइन तो लिखवाई कि संसद और विधानमंडल कभी भी न्यायपालिका पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन आपको पता होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट तो आपने मेरे को बताया पढ़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पढ़ी होगी आपने, हटाने की प्रक्रिया पढ़ी। तो जो प्रोसेस आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का पढ़ा, वही प्रोसेस हाईकोर्ट वालों का भी है। आपको बताया गया होगा, केवल अनुच्छेद अलग है। बाकी जो तरीका आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का लिखा ना, वो तरीका मैं हाईकोर्ट पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा आपको। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस भी बिल्कुल कॉमन है, समान है। तो विधानमंडल के लिए तो मैं क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि चाहे हाईकोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ही न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आएगा, वो कहां आएगा? संसद में आएगा। विधानमंडल में न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव, तो इसलिए बोल रहा हूं कि विधानमंडल तो कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात तो बोल रहा हूं, वो संसद के लिए बोल रहा हूं मैं। और वो क्या बोल रहा हूं? जब संसद में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जब संसद में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तब वो उस बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं। यह संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आप 211 में लिख तो रहे हो कि विधानमंडल न्यायपालिका पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन संसद में जब किसके खिलाफ हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है? न्यायाधीश के खिलाफ, उस समय वो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं सांसद हटाने पर। तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केवल हटाने का प्रस्ताव आएगा तभी न्यायपालिका के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर पाओगे। और वो भी हटाने का प्रस्ताव तो केवल कहां आता है? संसद में। तो इसमें तो राज्य विधानमंडल के पास तो ये भी अधिकार नहीं है। और हम विधानमंडल पर चर्चा कर रहे हैं, तो राज्य विधानमंडल में तो कभी न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आता ही नहीं है। तो विधानमंडल तो कभी भी न्यायपालिका पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन कौन कर सकता है?
संसद कर सकता है। और संसद कब करेगा? जब न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव पर क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। और आपने सुप्रीम कोर्ट में लिखा होगा कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आया? हाँ, एग्जाम्पल लिखे ना। अरे भाई, हाईकोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस तो पढ़ा होगा, और प्रोसेस पढ़ा तो हटाने का प्रस्ताव लाने वाले एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। आज तक कितने न्यायाधीश हैं? 3, मात्र 1, और वो है वी रामास्वामी। कौन है? वी रामास्वामी। एग्जाम्पल में दीपक मिश्रा मत लिख देना, है ना। 2018 में दीपक मिश्रा के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारियां हुई थी। दीपक मिश्रा के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में सदस्य लेकर चले भी गए, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उस प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं दी। रखने की अनुमति नहीं दी, तो आप एग्जाम्पल कैसे तय कर सकते बताओ? तो आज तक सुप्रीम कोर्ट का कितना उदाहरण है? मात्र 1, और वो है वी रामास्वामी, जिसके खिलाफ 1993 में लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब लाए थे तब सुप्रीम कोर्ट में था, तो एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। वो वी रामास्वामी अन्य न्यायाधीश था। ध्यान रखना, लिखो। किसको? वी रामास्वामी बड़ा लोकसभा में लाए पहल करके, और लोकसभा में ही असफल हो गया, राज्यसभा में जाए कहां? भाई, आपने न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव में क्या लिखा? प्रस्ताव पहले लोकसभा में भी ला सकते हो और पहले कहीं भी ला सकते हो, लेकिन वी रामास्वामी के खिलाफ पहले कहां लेकर गए? लोकसभा में। और प्रस्ताव लोकसभा में जैसे ही रखा तो उस समय सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव की। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार थी, और जितने भी दक्षिण के कांग्रेसी सांसद थे ना, उन्होंने प्रस्ताव रखते ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसके समर्थन में? वी रामास्वामी के। तो प्रस्ताव लोकसभा में ही क्या हो गया? असफल, खारिज हो गया, है ना। हाँ, आरोप वित्तीय अनियमितताओं का था। वित्तीय अनियमितता का मतलब पिछले जो हाईकोर्ट में रहते हुए इसने घोटाले किए थे, ऐसा आरोप लगा था, लेकिन आरोप साबित ही नहीं हो पाया, और वो हटा भी नहीं था। ये ध्यान रखना, वी रामास्वामी हटा नहीं था, क्योंकि प्रस्ताव लोकसभा में ही क्या हो गया था? असफल। क्योंकि लोकसभा से पारित हो तो राज्यसभा में जाए ना। लोकसभा में जब 2/3 बहुमत ही नहीं मिला उसको, तो पारित कहां से हो? ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखो अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 में लिखिएगा, क्या लिखोगे? हाँ, न्यायपालिका विधानमंडल के द्वारा न्यायपालिका विधानमंडल के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता है। की गई किसी भी कार्यवाही पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता है। और अगली, और इस कार्रवाई की, इस कौन सी कार्रवाई की? जो विधानमंडल कर रहा है ना, इस कार्यवाही की कोई समीक्षा भी नहीं कर सकता है। कोई समीक्षा भी नहीं कर सकता, मतलब विधानमंडल कोई भी काम करे ना अंदर भीतर सदन में, और वो कहे कि मैं हम न्यायालय इसकी जांच करेगा, तो जांच भी नहीं कर सकता है। और विधानमंडल की 4 दीवार के अंदर भले चाहे कोई भी घटनाक्रम घटित हुआ है, उस पर न्यायपालिका कुछ भी मुंह खोलकर बोल भी नहीं सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 212 के तहत। तो ये विधानमंडल के कुछ खास आर्टिकल याद रखना, जिससे संबंधित अक्सर प्रश्न बनते हैं। मिलते हैं 11 बजे और मिलकर चर्चा करेंगे किसकी? विधानमंडल में बनने वाली समितियों पर। तब तक के लिए ओके। 11:40 पे है ना मेरी क्लास? 9:05 तक है क्या? 9:15 तक है? ऐसा होता है? 9:15 है। कहां से आ गई 9:05 तक?
मस्त रहो, 5 मिनट पहले ब्रेक।